Let us start. Working of investment multiplier. ये काम कैसे करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? ठीक है, ये तो हमें पता है कि जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एडिशनल इनकम जनरेट होता है और वह एडिशनल इनकम एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कई गुना होता है, बट हाउ? ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ क्लियर करेंगे। अब ये जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है या मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है, वह दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो इसका फॉरवर्ड वर्किंग और दूसरा इसका बैकवर्ड वर्किंग। एक फॉरवर्ड वर्किंग और दूसरा बैकवर्ड वर्किंग। फॉरवर्ड वर्किंग मीन्स ठीक है, जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से ठीक है इनकम बढ़ता है, इनकम एडिशनल होता है, ठीक है, या जो भी एक्चुअल इंक्रीज होता है इनकम में, वो फॉरवर्ड वर्किंग है। जबकि जब हम इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमने क्लियर बात कहा कि जैसे जब हम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो एडिशनल इनकम जनरेट होगा, बढ़ेगा। लेकिन सिमिलर तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, तो भी इनकम पे असर पड़ता है, यानी कि आपका इनकम मल्टीपल टाइम फॉल डाउन करता है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो हम दो तरीकों से इसको समझेंगे, एक फॉरवर्ड तरीके से और एक दूसरा बैकवर्ड तरीके से। ठीक है, चलिए, तो हम पहले फॉरवर्ड तरीके से वर्किंग को से देखेंगे और फिर बैकवर्ड तरीके से देखेंगे। अब ये चलिए फॉरवर्ड वर्किंग कैसे काम करता है। एकदम ध्यान पूर्वक हर एक बात को समझना है। ठीक है, हम कुछ स्टेटमेंट आपको लाइन बाय लाइन देंगे, किस बेसिस पे वो मल्टीप्लायर काम करता है, ठीक है, उसकी जरा हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला स्टेप इसका क्या होता है? सबसे पहला स्टेप कहता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट जनरेट इनकम, इन्वेस्टमेंट जनरेट इनकम, यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतने के बराबर इनकम का जनरेशन होगा। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, जैसे ही इनकम बढ़ती है तो वह क्या होगा, लोगों के कंजप्शन पे असर पड़ेगा, यानी कि देयर विल बी चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, तो सेकेंड क्या होगा कॉन्सेप्ट इसका कि जब एडिशनल इनकम होगा, एडिशनल इनकम कॉजेज चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन। हमको पता है ना, पहले से पता है कि जब हमारा एडिशनल इनकम होगा तो कुछ न कुछ इनकम कंजप्शन पे हमारा असर पड़ेगा, यानी कि एडिशनल इनकम कॉजेज चेंज इन कंजप्शन। ये सेकेंड थिंग है। बट हाउ मच, हम कितना कंजप्शन बढ़ाएंगे ये कैसे पता चलेगा? तो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एमपीसी, यानी कि हम उतना ही कंजप्शन बढ़ाएंगे जो हमारा चेंज का रेशियो पहले से डिफाइन है, यानी कि चेंज इन सी डिपेंड ऑन एमपीसी। एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? यह वह रेशियो है जो यह बताता है कि हम अपने बढ़े हुए इनकम का कितना प्रतिशत कंजप्शन पे खर्च करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारी इनकम 100 रुपए से बढ़ेगी तो हम अपनी कंजप्शन को कितने रुपए से बढ़ाएंगे? 50 रुपए से बढ़ाएंगे, या यह कहे कि 50% से बढ़ाएंगे एवरेज है। तो
ये 3 स्टेप है। पहला कि इन्वेस्टमेंट जनरेट इनकम, सिंपल सी बात है, जब हम कहीं पैसा लगाएंगे तो उतने पैसे के बराबर हमारा इनकम जनरेट होता है पहले केस में। अब अगर एडिशनल, क्योंकि वो एडिशनल इनकम आया तो उससे क्या होगा, लेवल ऑफ कंजप्शन चेंज होगा। अब ये लेवल ऑफ कंजप्शन कितने से चेंज होगा तो वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, एमपीसी पे। अब चलिए जरा समझते हैं। अब यहीं से मार्केबल बातें हैं कि जैसे ही आप कंजप्शन बढ़ाते हैं, यानी कि आप एडिशनल एक्सपेंस करते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तो वह जब खर्च आप कीजिएगा तो वह खर्च किसके पास पहुंच जाएगा, वह पैसा सीधे फर्म्स के पास पहुंच जाएगा। किसके पास, फर्म्स के पास। यानी कि जो आप एडिशनल कंजप्शन किए हैं, एडिशनल कंजप्शन जो एक्सपेंस किए हैं, वह एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या करेगा, एडिशनल इनकम जनरेट करेगा। किसके लिए, जनरेट एडिशनल इनकम फॉर प्रोड्यूसर। यानी कि आप जो पैसे खर्च किए हैं, कंज्यूम किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, वह पैसा फ्लो होकर किसके पास पहुंचेगा, प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचेगा। यानी कि इस रूप में वह क्या होगा, प्रोड्यूसर्स के लिए एडिशनल इनकम होगा। ठीक है, अब वह क्या करेगा, फिर से उस पैसे को, जैसे ही वो एडिशनल इनकम आया, ठीक है, खर्च होकर रिटर्न बैक आया, तो उस पैसे को अगेन उसी बिजनेस में लगा देगा, उस पैसे के बराबर फिर से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, यानी कि फिर से यहाँ पर प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, कि जितना पैसा आया, सपोज कीजिए, इसको हम स्टेटमेंट में समझाते हैं कि हम 10,000 रुपये लगाएं, तो पहली बार में 10,000 का इनकम जनरेट हुआ। ठीक है, 10,000 का इनकम जनरेट होगा तो लोग कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी में क्या होगा, कंजप्शन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, मान लिया कि पूरी इकोनॉमी की जो चेंज इन कंजप्शन है या एमपीसी की वैल्यू है वो 0.5 है। ठीक है, 0.5 के रूप में क्या हुआ कि 10,000 इनकम जनरेट हुआ है तो 5,000 लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। चलिए, तो 5,000 जैसे ही कंज्यूम करेंगे तो वह 5,000 फिर से रोटेट होकर किसके पास पहुंच जाएगा, फर्म्स के पास, और 5,000 इकोनॉमी में सेव हो गया। अब जब अगली बार 5,000 रुपये यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो वह 5,000 रुपये का क्या करेगा, फिर से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगेन हमारा स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, फिर से 1 से लेकर 4 तक आएगा। ठीक है, फिर जैसे ही अगली बार में होगा तो फिर से वह 1 to 4 इस तरीके से एवरी टाइम यह क्या हो, रोटेट होता चला जाएगा। ठीक है, एवरी टाइम यह रोटेट होता चला जाएगा, और यह तब तक रोटेट होता रहेगा जब तक, ठीक है, कि हमारा जो अर्निंग है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, जो जीरो ना हो जाए, कंप्लीटली वो सारा का सारा पैसा खत्म ना हो जाए, या यह कहे कि हमारा टोटल जनरेटेड इनकम इतने के बराबर ना हो जाए। टोटल जनरेटेड इनकम इक्वल्स टू K into del I, यानी कि द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर जब तक यह ना हो जाए तब तक यह प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। कौन सी प्रोसेस, तो इन्वेस्टमेंट जनरेट इनकम, इनकम कॉजेज चेंज इन कंजप्शन, change in consumption depends on MPC, and in the form of consumption expenditure there will be generation of additional income for production। यही completely 4 प्रोसेस कंटिन्यूअसली वर्क करते रहेंगे। ये तो हुई बात किस चीज की, थ्योरेटिकली इसका बेसिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे का जो लॉजिकल या कह सकते हैं इसका, उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, जो हम कैसे इसको इलिस्ट्रेट करके दिखाते हैं वो जरा सा ध्यान से देखिएगा, वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
दिस इज a round of transaction. This is del I, this is del Y, this is del C and this is del S. ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर मान लिया कि जो हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो ठीक है 20 करोड़ का है। कितने करोड़ का है? 20 करोड़ का, और एमपीसी की वैल्यू 0.5 है। ये हमारा क्या है? एजम्पशन है, यानी कि हमने यह एज्यूम कर लिया कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारा 20 करोड़ का है और द वैल्यू ऑफ एमपीसी इक्वल्स टू 0.5 है। तो चलिए यह कैसे काम करेगा। फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन में पहली बार में इन्वेस्टमेंट कितने का आया? 20 करोड़ का आया। एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। वह 20 करोड़ जैसे ही इन्वेस्ट होगा, देयर विल बी जनरेशन ऑफ इनकम इक्वल्स टू 20 करोड़ इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में 20 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ, ठीक है। अब चलिए, अब चेंज इन कंजप्शन कितना होगा ये डिपेंड्स करता है किस पे? द वैल्यू ऑफ एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू कितनी है? 0.5 है, यानी कि अगर 20 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ है तो उसका आधा कंजप्शन बढ़ेगा, यानी कि 10 करोड़ कंज्यूम होंगे और 10 करोड़ सेव होंगे। 20 का 0.5 निकाल लीजिए, कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। अब चलिए सेकेंड राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन में, अब तो कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन यह जो 10 करोड़ कंज्यूम होकर आ रहा है, यही पैसा क्या होगा? रोल बैक होकर किसके पास पहुंचेगा? फर्म्स के पास पहुंचेगा, यानी कि नाउ द एडिशनल इनकम इक्वल्स टू 10 करोड़। अब 10 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज बना नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन में। अब कितने का इनकम जनरेशन हुआ? तो 10 करोड़ का। अब 10 करोड़ में क्या होगा? फिर से कंजप्शन बढ़ेगा, आधा आधा, तो 5 करोड़ कंजप्शन बढ़ेगा और 5 करोड़ रुपया सेव हो जाएगा। नाउ थर्ड राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन में, ठीक है, अब क्या होगा? या 5 करोड़ रुपया रोल बैक होकर क्या पहुंचेगा? फर्म्स के पास पहुंचेगा। फर्म्स इस 5 करोड़ रुपए से क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी और उसके रूप में क्या होगा? इनकम का फिर से 5 करोड़ का जनरेशन होगा। अब यह नेक्स्ट टाइम में 5 करोड़ गया इकोनॉमी में, फिर से एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, तो नाउ 2.5 करोड़ सेव कंज्यूम होगा और 2.5 करोड़ क्या होगा? सेव होगा। नाउ फोर्थ राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या होगा वो समझिए कि अब यह 2.5 करोड़ रुपया रिटर्न बैक आया, ठीक है, फिर से उतने ही का होगा। अब इसका फिर से 1.25 क्या होगा? कंजप्शन होगा और सेविंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से यह पैसा आएगा रोल बैक होकर। इस तरीके से एंड सो ऑन, यह लगातार चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि टोटली देयर विल बी एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 करोड़, ठीक है। अब टोटल इनकम का जनरेशन कितना होगा? यानी कि यह कब तक होता रहेगा? जब तक कि आपका टोटल जनरेटेड इनकम के इंटू डेल आई के बराबर ना हो जाए। अब के की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो वही 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी, यानी कि एमपीसी की जगह आप 0.5 पुट करोगे और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 2 और डेल आई आपका 20 करोड़ है, यानी कि ओवरऑल कितने का जनरेशन होगा? 40 करोड़ का इनकम जब तक जनरेट ना हो जाए तब तक यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अब यह 40 करोड़ यहाँ पर टोटल जनरेट हुआ, यह 40 करोड़ किस रूप में? तो 20 करोड़ कंजप्शन के रूप में और 20 करोड़ सेव के रूप में, ठीक है। 20 करोड़ कंजप्शन के रूप में और 20 करोड़ सेव के रूप में, ठीक है। कैसे हमने 40 करोड़ निकाला? तो 40 करोड़ कैसे निकला? ये फॉर्मूला से निकला कि डेल वाई इक्वल्स टू के इंटू डेल आई इक्वल्स टू 2 इंटू 20 दैट इज 40 करोड़,
यानी कि टोटल इनकम का जनरेशन कितना होगा 40 करोड़ का, कितने इन्वेस्टमेंट से 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, जिसमें 20 करोड़ कंजप्शन के रूप में देखे जाएंगे और सेविंग के रूप में 20 करोड़ देखे जाएंगे। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से इसका न्यूमेरिकल अप्रोच है जिसको हम आसानी से समझा सकते हैं। पहला इसके था उसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है, उस प्रिंसिपल पे ये एग्जाम्पल है कैसे वह काम किया। नाउ हम इसको ग्राफ के माध्यम से भी प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि हाउ इट वर्क। ओके, तो देखते रहिए ग्राफ के माध्यम से, और जो भी सवाल होगा आप पूछिएगा, लेकिन क्लासेस के बाद में। एक चीज और, आप लोग मतलब क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, बार बार कह रहे हैं। अब लुक एट बोर्ड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये इनकम है, ये आपका एडी है, ठीक है, एडी या एएस। ये लाइन ऑफ आपका रेफरेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई लाइन या एस लाइन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका, ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका क्या हो गया, एडी लाइन हो गया, ठीक है, क्योंकि होता है सी प्लस आई, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। ये कितना इन्वेस्टमेंट पहले से हो रहा है, मान लिया जाए इन्वेस्टमेंट ये 20 करोड़ का है, ठीक है, या 10 करोड़ पहले से है। अब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा, यानी कि इन्वेस्टमेंट जैसे ही इसमें कुछ ना कुछ बढ़ेगा तो ये लाइन जो, ये जो एडी लाइन आप देख रहे हैं, ये एडी लाइन शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चलाएगा। नाउ ये एडी 0 है, ये हो गया एडी 1, दैट इज सी प्लस आई प्लस डेल आई, और ये आया चेंज कितने का, डेल आई के बराबर। अब जो इन्वेस्टमेंट आई पे हो रहा था, अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है, I1 पे हो रहा है, यानी कि यह इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है, तो आपकी एडी की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि नाउ एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस आई प्लस डेल आई, यानी कि जो पहले से एडी है वो, और उसमें क्या जुड़ जाएगा, आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट टर्म जुड़ जाएगा। अब जो इक्विलिब्रियम यानी कि एडी और एएस लाइन यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा था, अब वह एडी एंड एएस लाइन कहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रहा है, नाउ E1, और यहां से ये चीज आप इसको मिला लिए। यह लेवल ऑफ इनकम पहला है M1 और यह लेवल ऑफ इनकम M2, ठीक है। तो आप गौर से देखेंगे इस ग्राफ को, ठीक है, देखिए ये आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ये आपका क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। यहां देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू I1, I1 ये वाला गैप, ठीक है, और ये इनकम में बढ़ोतरी हुई, यानी कि ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो इनकम भी राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, तो ये इनकम में बढ़ोतरी है, यानी कि एडिशनल इनकम, दैट इज M1 M2, ठीक है, हम सीधे इसको M2 कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो शिफ्ट है, ये जो डिस्टेंस है, गौर से, और यह जो डिस्टेंस है, दोनों में कौन सा बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला गैप ज्यादा दिख रहा है या ये वाला गैप ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, जितना भी हो, हमको ये स्केल पे नहीं बनाए, हम ऐसे ही रफ डायग्राम बनाए हैं। तो इसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि जो आपका यह जो शिफ्ट है MM2 यानी कि चेंज इन इनकम, वह दिख रहा है किसके से बड़ा, तो I1 से, यानी कि MM1 इज ग्रेटर देन II1,
यानी कि चेंज इन इनकम इज ग्रेटर दैन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम इज ग्रेटर दैन चेंज इन इन्वेस्टमेंट और इट इज ओनली ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। ये किसके कारण? मल्टीप्लायर के इफेक्ट के कारण ही ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो जब हम रफ डायग्राम बनाए होते तो वो छोटा भी हो सकता था, बराबर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ये ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण ही यह जो शिफ्ट है वह शिफ्ट इस शिफ्ट के कारण बड़ा दिख रहा है। आप खुद से भी इसको प्रयास करके देखेंगे तो सेम रिजल्ट आपको अवेलेबल होगा या सेम रिजल्ट आपको दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से ये फॉरवर्ड वर्किंग का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, आगे की तरफ बढ़ना, इन्वेस्टमेंट का बढ़ने से इनकम का बढ़ना। और इसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है हमारा बैकवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो ये बैकवर्ड शिफ्ट भी डिस्कस होगा बट लेटर ऑन, आगे की क्लासेस में। अब आप अपने सवाल को एक एक करके पूछ सकते हैं। ओके।